हेलो बच्चों, आई एम अवनीश सिंह, फैकल्टी ऑफ जियोलॉजी एट JRS ट्यूटोरियल्स वाराणसी। जैसा कि आपको पता है कि ये क्रैश कोर्स है, ऑनलाइन क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स का ये बिल्कुल भी मतलब मत समझिएगा कि यहाँ पे बहुत ही फास्ट पढ़ा देंगे और कम समझ में आएगा। स्पीड स्लो ही रहेगी, बस जो कम इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें कवर नहीं किया जाएगा या जिनसे क्वेश्चन नहीं आता वो बातें नहीं की जाएंगी। पर हाँ, जहां से भी क्वेश्चन आते हैं 99.9% वो सारी बातें यहाँ आपको बताई जाएंगी, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं ज्योलॉजी पढ़ाऊंगा और ज्योलॉजी में इंश्योर करूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और माइंड इट, अगर आप सारे लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ते हैं और इन्हें रिवाइज करते हैं और सारे टेस्ट को ध्यान से करते हैं, उनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और गलती करते हैं तो उसे याद रखते हैं, अगर ऐसा आप करेंगे तो ज्योलॉजी में आपका शायद ही एक भी क्वेश्चन गलत हो। अगर कोई भी बायो की बात करें, ज्योलॉजी और बॉटनी की, तो 50% क्वेश्चंस इसमें से आते हैं और वो बहुत ज्यादा होते हैं 50%, और सिलेक्शन और रैंक को डिसाइड करते हैं। हर बच्चा फिजिक्स और केमिस्ट्री में फुल नहीं ला सकता, सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। मगर अगर आप मेडिकल की तैयारी करने आए हैं तो बायो बाय डिफॉल्ट आपकी अच्छी होती है, और जिनकी नहीं भी होती है उन्हें भ्रम होता है कि हमारी अच्छी है। एक्चुअली बायो जो है ना, वो अब कंसेप्चुअल ज्यादा हो गया है। पहले फैक्चुअल क्वेश्चन जरूर आते थे, अब कंसेप्ट बेस्ड आते हैं, तो चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्रैम करने से भी ज्यादा। हाँ, आपको याद भी रखनी चीजें, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, मगर ज्यादा आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, चीजों को समझना है, याद रखना है, बार बार रिवाइज करना है। और मैं इंश्योर करता हूं कि आप 350 प्लस तो लेकर ही आएंगे, बशर्ते आप सिली मिस्टेक्स ना करें, क्योंकि 2-3 आसान क्वेश्चन भी गलत कर दिया अगर आपने, तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे इस कंपटीशन के रेस में। क्योंकि 16 लाख के करीब बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो 16 लाख में आपको चुना जाना है, और अच्छे कॉलेजेस में 10,000 सीट्स हैं, तो उसके लिए आपको फाइट करना है। मतलब हार्ड वर्क करना है और डेडिकेटेड रहना है पूरी तरह से, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। और यहाँ पर बीच बीच में बताएंगे कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, किनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो भी बताएंगे। उन्हें ध्यान से सुनिएगा और उसी पे अमल करिएगा, फिर आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करने से पहले ज्योलॉजी को हम जान लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। ये एवरेज बेस्ड है 10 to 15 ईयर्स पे, पर मोस्टली बेस्ड अपॉन 10 ईयर्स, प्रीवियस 10 ईयर्स। अगर उनकी हम बात करें तो कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं वो जानना बहुत जरूरी है। पढ़ना तो हमें सब है, पर फिर भी जानना बहुत जरूरी है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या वेटेज होता है, और उसी हिसाब से हम टाइम को भी डिवाइड करेंगे कि जहां ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा समय और चैप्टर के कंपेरिजन में हम ज्यादा लेंगे, जहां कम आ रहे हैं थोड़ा सा कम लेंगे, मगर पढ़ाएंगे हर बात, वो बात जिससे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये जरूर इंश्योर करेंगे हम। और स्पीड भी वो धीरे रहेगी, ये नहीं कि सब कुछ पढ़ाएं और कुछ समझ में ना आए, बल्कि कुछ कंटेंट कम कर दें पर वो आपके समझ में आना बहुत जरूरी है, तभी आपका मैक्सिमम बेनिफिट होगा, राइट। तो देखिए, ये क्लास 11 का सिलेबस है, क्लास 12 का सिलेबस, दोनों में से अराउंड 50-50% क्वेश्चन आते हैं। हाँ, 11th में से थोड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अक्सर थोड़े से, पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जबकि 11th का सिलेबस वो 12th का ऑलमोस्ट डबल होता है, फिर भी क्वेश्चंस वो डबल नहीं होते, वो ऑलमोस्ट 50-50 का ही रेशियो होता है, या 40-60 का रेशियो और अप्रोप्रिएट अगर हम कहें तो, जिसमें से 60% 11th में से और 40% 12th में से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो 11th में ये पहला चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनिमल किंगडम। अगर एनिमल किंगडम की बात कीजिए तो एनिमल किंगडम से ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन आता है, 1 क्वेश्चन। चैप्टर बड़ा है, काफी बड़ा, मगर क्वेश्चन कितना आता है, 1। और जो भी क्वेश्चन आता है वो हमेशा एनसीईआरटी में से ही आता है, मतलब बियॉन्ड एनसीईआरटी भी नहीं पूछा जाता। हाँ, पिछले 10 सालों में 1-2 बार ऐसा हुआ है कि बियॉन्ड एनसीईआरटी जाकर भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, मगर हाँ, दे वर रिलेटेड टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से सारे चैप्टर में क्वेश्चन आता है, कुछ हमें बियॉन्ड एनसीईआरटी लगते हैं पर वो रिलेटेड होते हैं, वो बिल्कुल बाहर से नहीं होते, तो उन क्वेश्चंस को भी हम कवर करेंगे एनसीईआरटी के साथ साथ, जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होगी। पर एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें
तो एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है, फिर भी स्लाइट एडिशन कुछ हम करके आपको बताएंगे, ताकि अगर वहां से क्वेश्चन आता है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर लें। मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स, देखिए मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स जो है ना टॉपिक, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। पहला है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यूज में से एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पूरा एनिमल टिश्यू रिपीट होता है, तो उस क्वेश्चन को हम फिजियोलॉजी में रख सकते हैं, या अगर वो टिश्यू पे ही रिलेटेड है तो आप उसे टिश्यू पे भी रख सकते हो। दोनों जगह पे उसे प्लेस किया जा सकता है। तो कभी कभार एनिमल टिश्यू से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, और कभी कभार नहीं आता। मगर इसमें दूसरा चैप्टर है कॉकरोच, वहां से हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। एवरी ईयर वन क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम कॉकरोच। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आना ही आना है, और हम एक लेक्चर में कॉकरोच को कवर कर लेंगे और सारी बातें कवर कर लेंगे जहां से क्वेश्चन आ सकता है। और माइंडेड उससे क्वेश्चन भी जो आता है वो आसान आता है, बहुत टफ नहीं आता। पर हाँ, ऐसा मान के नहीं चल सकते हम हर चीज हमें एनसीईआरटी की पढ़नी है। तो कॉकरोच से एक जरूर आता है। उसके बाद अर्थवॉर्म और फ्रॉग, वो सिलेबस में नहीं है, परंतु क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, कम है पर है, क्योंकि एक बार फ्रॉग से क्वेश्चन आया था, पर वो क्वेश्चन एनिमल किंगडम से भी हमारा सॉल्व हो जा रहा था। तो अर्थवॉर्म और फ्रॉग बहुत ही कॉन्साइज वे में देखेंगे, वो पार्ट देखेंगे जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, उन पार्ट्स को नहीं पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। मगर पिछले कई सालों का अगर हम देखें तो मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल में से कॉकरोच से ही क्वेश्चन आता है, तो हर साल एक क्वेश्चन आता है। अगर टिश्यू से आ गया तो वो हो जाएगा 2। इसका मतलब 1 to 2 क्वेश्चंस दे आर आस्क्ड फ्रॉम मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स। 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इस वाले टॉपिक में से। नेक्स्ट फिजियोलॉजी स्टार्ट हो रही है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूरे 11-12 के सिलेबस को मिलाकर और ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। इसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन, 2 to 3 क्वेश्चंस एवरी ईयर, 2 to 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। वो 2 हो सकते हैं या वो 3 भी हो सकते हैं, पर जब वो 3 होंगे तो बाद के फिजियो के चैप्टर में से कम हो जाएंगे। कुल मिला के एवरेज वही मेंटेन रखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का। ऐसे ही ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं डियर, 2 to 3 क्वेश्चंस। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यहां पर भी वही हाल है, 2 से 3 क्वेश्चन। रेयरली ही किन्हीं चैप्टर से 4 होते हैं, अदरवाइज 2 to 3 क्वेश्चन ही आते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, यहां पर भी 2 to 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, अगेन 2 to 3 क्वेश्चंस। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे बड़ा टॉपिक न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। यहां से ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि इसमें एक तो नर्वस टिश्यू आता है, दूसरा उसके अलावा सेंस ऑर्गन भी हम पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में आईज, ईयर, नोज वगैरह। इसीलिए यहां से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना डियर, वो 3 से 4 हो सकते हैं। 4 क्वेश्चन भी अक्सर आ जाया करते हैं अगर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें। और केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन की बात करें तो फिर वही 2 से 3 क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, 2 to 3 क्वेश्चंस। अगर आप टोटल जोड़ें 11th में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो जरा वो देखिए आप मिनिमम कितने हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने। तो 1, 2 और 2 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 15, 16, 17। तो 17 क्वेश्चन से लेकर यहां पर जो है 11th के चैप्टर में ऐड करते जाएं। 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25, 225 क्वेश्चंस। मगर आप इसका एवरेज ले लो तो बेटर रहेगा, लगभग 22 क्वेश्चन आप ले लो, वो 11th के टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो 22 क्वेश्चंस वो अराउंड 11 से आ जाते हैं ऑन एन एवरेज। अब ये 22 के 20 भी हो सकते हैं, ये 24 भी हो सकते हैं, पर बहुत ज्यादा कम नहीं होंगे और बहुत ज्यादा भी नहीं होंगे। तो 22 इसलिए हमने एवरेज दिया है, 22 ये इन टॉपिक से आते हैं। तो अगर आप देखो तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि एनिमल किंगडम का 1 हटा दीजिए और मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल से 2 हटा दीजिए आप, तो ये 1 और 2 3 क्वेश्चन 25 में से घटाएंगे, 22 क्वेश्चन हो गए अगर मैक्सिमम में से लेते हैं। और 22 का एवरेज लेते हैं तो 20 क्वेश्चन अराउंड।
देखिए हर साल ह्यूमन फिजियोलॉजी में से 18 to 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, जो इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। 18 से 20 क्वेश्चन, कुड यू बिलीव? 40 क्वेश्चन या उससे थोड़े कम आते हैं पूरे जूलॉजी में, और 18 से 20 क्वेश्चन अकेले वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से आ जाते हैं। 50% ऑफ टोटल। दैट मीन्स 11th में सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इसीलिए इसको कुछ समय देंगे और हर पार्ट को ठीक से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बात होगी 11th की। 12th के क्वेश्चन की बात करें तो रिप्रोडक्शन यूनिट होती है, इसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पहला चैप्टर होता है, उससे अक्सर क्वेश्चन नहीं आता है और वो जूलॉजी बॉटनी दोनों में ही लाया करता है। हम यहाँ बात करते हैं जूलॉजी पोर्शन की, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से हर साल कम से कम 4 क्वेश्चन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से 2 क्वेश्चन आता ही आता है, ये मिनिमम बता रहे हैं। इसका मतलब रिप्रोडक्शन से 6 क्वेश्चन कम से कम, और ये 8 क्वेश्चंस भी हो जाते हैं अक्सर ही। तो 6 to 8 क्वेश्चंस वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन यूनिट से ही आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बना देती है इस टॉपिक को 12 के लिए, क्योंकि 6 to 8 क्वेश्चंस। एवोल्यूशन की बात करें तो 2 to 3 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से बात करें, यहां भी वही 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 to 3 क्वेश्चंस। एनिमल हस्बेंड्री की बात करिए तो पिछले 10 से 15 साल तक भी अगर आप देख लीजिए तो एक क्वेश्चन आया एक बार, वो भी एनसीईआरटी से आया एकदम। और इसीलिए हम मान के चलते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री से शायद क्वेश्चन नहीं आएगा, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आ भी सकता है। इसीलिए हम इसको भी पढ़ेंगे, पर कम समय में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 0 है। पर अगर आ गया तो उसके लिए भी हम तैयारी करके रखेंगे, पर हाँ माइंडेड आने के चांसेस बहुत बहुत रेयर हैं। बायोटेक्नोलॉजी 5 to 6 क्वेश्चन, इसमें भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। रिप्रोडक्शन के बाद सेकंड नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लास 12 के लिए, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, जहां 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। हाँ, समझने में थोड़ा टिपिकल है, पर एक बार समझ में आ गया तो बायोटेक्नोलॉजी भूलता भी नहीं है। और अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन सब बहुत आसानी से हो जाते हैं, और एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होता, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं जो गलत हो। अगर आपने समझा हुआ है तब अच्छे से, अगर नहीं समझा हुआ तो आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएंगे। पर हम इंश्योर करेंगे कि कम समय में बायोटेक के सारे प्रिंसिपल, सारी टेक्निक्स बता दें, ताकि आपके सारे क्वेश्चन सही हो। तो अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए तो यहाँ से मिनिमम 6, यहाँ से 2 8, यहाँ से 2 10, और यहाँ से 5 15। इसका मतलब जो 12th का पोर्शन है उसमें से मिनिमम 15 क्वेश्चन आते हैं, मगर वो ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 3, और यहाँ पे 1 4, और यहाँ पे एक और 5 क्वेश्चन और आप बोल सकते हैं, वो आ सकता है। तो 15 to 20, बट नॉट मोर देन 20। इसका मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन 20 के करीब आते हैं। तो अगर आप इसमें एवरेज निकालो तो आप 18 क्वेश्चन कह सकते हो, 18 क्वेश्चंस। तो ऐसे अगर आप देखिए तो 11th के पोर्शन से 22 और जो है 12th के पोर्शन से अराउंड 18, जब आप सबको मिलाएंगे तो कितना आएगा 40। तो 40 के एवरेज को लेकर हम चलते हैं। जो जूलॉजी में क्वेश्चंस हैं, आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम जूलॉजी एंड 50 क्वेश्चंस फ्रॉम बॉटनी, क्योंकि बॉटनी का सिलेबस भी थोड़ा बड़ा होता है, वहां से 50 आते हैं। अब ये 40 से कम भी हो जाते हैं, कभी कभार 38 भी हो जाते हैं, या बहुत कम होगा तो 36 क्वेश्चन हो जाएंगे, पर उससे कम नहीं होता। तो एवरेज आप 40 मान के चलोगे कि जूलॉजी में से 40 क्वेश्चंस आते हैं, और ये पूरे 40 क्वेश्चन हमें सही करने हैं। एंड ओवर द इयर्स जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, मैक्सिमम बच्चे फुल सही करके आते हैं। कुछ की सिली मिस्टेक होती है तो 1 से 2 क्वेश्चन गलत होते हैं, मगर आपको जूलॉजी में बहुत गलत हो तो 2 से ज्यादा गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर आपको अच्छी रैंक पे सिलेक्शन लेना है तो। और सिलेक्शन लेना है तो भी सबसे पहले तो जूलॉजी बॉटनी सही करनी होगी। तो जूलॉजी में ये 40 क्वेश्चंस अगर आएंगे तो हम सब 40 सही करेंगे, ये एम लेकर चलेंगे पूरा का पूरा, और हम वो हर चीज पढ़ाएंगे जिसमें से क्वेश्चन आएगा। कोई भी क्वेश्चन जब आप देखोगे एग्जाम में जाओगे तब आपको ज्यादा यकीन होगा। ये शॉर्ट नोट्स आप बना के रखेंगे, शॉर्ट में समझेंगे, पर समझेंगे हर बात को, फिर भी उसी नोट्स में से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में माइंडेड। वो देखिएगा। देखिए टाइम को रिड्यूस करने के लिए, जैसे मैंने पहले से लिख लिया था, कुछ डायग्राम्स मैं पहले से ड्रॉ कर लूंगा, देन आई विल स्टार्ट द लेक्चर, या मैं पॉज करके उन्हें ड्रॉ करूंगा, ताकि वो ड्रॉ करने का टाइम पूरा ही बच जाए
और मैं आपको कन्वीनियंटली समझा दूंगा। अदरवाइज ड्रॉ भी करूंगा अगर साफ सुथरा तो इट विल टेक सम टाइम। कहीं कहीं ड्रॉ करेंगे लेक्चर ताकि रिदम ब्रेक ना हो, पर वो आसान डायग्राम्स होंगे। जहां डायग्राम ज्यादा आएंगे जो कि 11th के सिलेबस में बहुत ज्यादा है, वी विल ड्रॉ दी डायग्राम एंड देन वी विल डिस्कस। तो डायग्राम बना होगा, आप पॉज करके उस डायग्राम को बना लीजिएगा पहले। जब आप बना लेंगे उसके बाद डिस्कशन को समझिएगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो वो 1 आवर की क्लास जब आप ड्रॉ करोगे और उसके बाद समझोगे तो अराउंड वो 2 आवर्स की हो जाती है। तो 1.5 आवर्स की क्लास 3 आवर्स की क्लास के बराबर होती है अगर आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं, जहाँ टीचर ड्रॉ भी करता है, आप बनाने में भी टाइम लेते हो, रुकते हो, टीचर रुकता है, फिर वो आपको समझाता है। तो हमारा ये टाइम माइनस हो जाएगा जो अराउंड 50% होता है मोटा मोटा। अगर पूरा 50% नहीं तो भी आप कह सकते हो कि 1.5 आवर की क्लास में हम 2.5 आवर कवर कर सकते हैं। तो हमारे पास ये टाइम जो है ना एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया, ज्यादा हो गया आपके लिए। हाँ, आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी उसको। रोज जब पढ़ेंगे लेक्चर तो रोज रिवाइज करना होगा, और उसके 2 दिन बाद रिवाइज करिए, फिर उसके 2-4 दिन बाद रिवाइज करिए, कम से कम 3 बार इसको रिवाइज करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे डियर यहाँ टॉपिक ना, वो एनिमल किंगडम नहीं होगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स होगा। क्योंकि एनिमल किंगडम बड़ा टॉपिक होते हुए भी इसमें से क्वेश्चन एक ही आता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, पर ये गारंटेड है कि कॉकरोच से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसीलिए पहला टॉपिक हम मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल से बिगिन करेंगे। एनिमल टिश्यू, कॉकरोच, अर्थवॉर्म और फ्रॉग कॉन्साइज वे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को पूरा फिनिश करेंगे ताकि कॉन्फिडेंस आपका मैक्सिमम बिल्ड होता चला जाए। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ऐसा लगे कि आपसे अब हो पा रहे हैं, और उसके बाद फाइनली 11th के सिलेबस में हम एनिमल किंगडम को खत्म करेंगे शॉर्ट में एनसीईआरटी और थोड़ा सा इलैबोरेशन, एंड देन वी विल मूव ऑन टू क्लास 12। तो और कोई चेंज नहीं एनसीईआरटी से, बस हम 11th के सिलेबस में एनिमल किंगडम को यहां रख देते हैं 9th नंबर पे और शिफ्ट कर देते हैं ऊपर। तो एनिमल किंगडम बाद में, हम मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल से स्टार्ट करेंगे। शुरू में बहुत जोश होता है, उसे हम जो एक्सप्लॉइट करेंगे। हम अपने एंथुजियाज्म को कम होने से पहले ही मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, और जब मैक्सिमम क्वेश्चन होने लगेंगे प्रीवियस ईयर्स के आपके, तो आपका एंथुजियाज्म उतना ही बिल्टअप हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स ये टॉपिक। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद एनिमल टिश्यू। अब टिश्यूज क्या होते हैं, बचपन से ही आप उसकी डेफिनेशन रटते आए हैं। अगर टिश्यूज की बात कीजिए तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स having common embryonic origin and they coordinate together to perform similar function। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन भी क्या होना चाहिए, कॉमन। एक ही जर्मिनल सेल से वो टिश्यूज डिराइव होनी चाहिए, वो सारे सेल्स डिराइव होनी चाहिए जो टिश्यू को बनाते हैं, और वो सेम फंक्शन को परफॉर्म करें। तो कीवर्ड्स इसमें क्या हो गए टिश्यूज में, कि ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, इनका कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन होना चाहिए पहली बात, और साथ ही साथ इनका फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, सेम। दे शुड हैव सेम फंक्शन भी सेम हो, तब उसे हम कहते हैं टिश्यू। ये डेफिनेशन आप हमेशा से पढ़ते हैं। टिश्यू की अगर हम बात करें तो इसकी स्टडी को कहते हैं हिस्टोलॉजी। ये टर्म टिश्यू जूलॉजी में बिचैट ने दिया था, और बिचैट के पहले ये टर्म बॉटनी में एन ग्रीव कॉइन कर चुके थे। तो हिस्टोलॉजी विच इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज, इसके फादर जो माने जाते हैं ना, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, दैट इज बिचैट। ये बिचैट हैं, बिचैट ने टर्म भी दिया था जूलॉजी में हिस्टोलॉजी का, और हिस्टोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ टिश्यूज, एंड द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज बिचैट। हालांकि आपको अभी बताया था कि जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है वो नहीं आते, इसलिए बिचैट को शायद ही पूछा जाए। ठीक है, जो पूछा जाएगा उसकी बात करते हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यूज के कितने टाइप्स हैं। अगर एनिमल में बात कीजिए तो एनिमल में 4 तरह के टिश्यूज होते हैं। एक जो है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल के बाद कनेक्टिव, देन मस्कुलर, एंड देन नर्वस टिश्यू, ये 4 ही तरह के टिश्यूज एनिमल में पाए जाते हैं।
अगर इनके ओरिजिन की बात कीजिए, ओरिजिन का मतलब किस जर्मिनल लेयर से बनते हैं। देखिए पूरा एनिमल, पूरा ह्यूमन 3 जर्मिनल लेयर से बनता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो इसका मतलब ये सारे टिश्यूज इन्हीं 3 जर्मिनल लेयर से डिराइव होते हैं। मगर कौन सा टिश्यू किस जर्मिनल लेयर से डिराइव होता है वो अगर हम देखें तो एपिथेलाइल टिश्यू का ओरिजिन एक्टोडर्म से हो सकता है, मेसोडर्म से हो सकता है और साथ ही साथ एंडोडर्म से भी हो सकता है। इसका मतलब इन तीनों जर्मिनल लेयर से एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन होता है। मगर कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू की बात कीजिए तो इनका ओरिजिन केवल मेसोडर्म से होता है और किसी से नहीं होता। मेसोडर्म, मेसोडर्म, कनेक्टिव और मस्कुलर दोनों का ओरिजिन हमेशा मेसोडर्म से होता है। और नर्वस टिश्यू का ओरिजिन हमेशा एक्टोडर्म से होता है, तो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है नर्वस। हाँ, ये बात जरूर है कि नर्वस टिश्यू में एक सेल होता है माइक्रोग्लिया सेल, इसका ओरिजिन मेसोडर्म से होता है, पर वो एक्सेप्शन है। केवल एक सेल के आधार पे हम यहाँ नहीं लिख सकते कि एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, क्योंकि पूरा का पूरा नर्वस टिश्यू, हर सेल उसका वो एक्टोडर्म से डिराइव होता है एक्सेप्ट वन सेल दैट इज मेसोग्लिया सेल। वो हम डिस्कस करेंगे नर्वस टिश्यू में अलग से, मगर अभी के लिए जानते रहिए कि नर्वस टिश्यू का ओरिजिन क्या हो गया, एक्टोडर्म। ये चारों टिश्यूज के अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल एपिथेलियल टिश्यू की बात करिए तो एक कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम बनाता है, कवर करता है, लाइनिंग बनाता है, ऑर्गन्स की बॉडी की लाइनिंग बनाता है, कवरिंग बनाता है। इसीलिए इसका काम पहला होता है प्रोटेक्शन और दूसरा सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो प्रोटेक्शन, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन ये फंक्शन होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के। कनेक्टिव टिश्यू के और भी ज्यादा फंक्शन है। पहली बात तो एक बाइंड करके रखता है ऑर्गन्स को, प्लस उन्हें प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा सर्कुलेशन भी इसका काम है, क्योंकि जो ब्लड है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, लिम्फ है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, तो सर्कुलेशन का भी काम हुआ, प्लस लिम्फ भी कनेक्टिव टिश्यू है, इसीलिए उसका काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी और प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी, बॉडी का प्रोटेक्शन, वो भी काम कनेक्टिव टिश्यू में आ गया। मस्कुलर टिश्यू का काम होता है लोकोमोशन, मूवमेंट, यही। और नर्वस टिश्यू का काम होता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो चैप्टर का भी नाम है। ये इंपल्सेस भेजता है, ये बाहर की जो स्टिमुलाई है उनको रिसीव करता है, रिस्पॉन्ड करता है, और इस तरह से पूरी बॉडी की ओवरऑल जो फंक्शनिंग है उसको गवर्न करता है। कौन? नर्वस टिश्यू, यही सारे काम को करता है। तो ये 4 तरह के टिश्यूज हो गए, ठीक है। अब टिश्यूज हमने कहा ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन एंड दे कोऑर्डिनेट टुगेदर टू परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। मगर क्या केवल सेल के बने होते हैं? जी नहीं, सेल के बीच में जंक्शंस होते हैं, जो सेल आपस में जुड़े होते हैं उनसे, प्लस उसके अलावा इनके बीच में जो है मटेरियल्स भी होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। तो इसका मतलब टिश्यू में सेल्स तो हैं, साथ में सेल जंक्शन है और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स भी हैं। तो ये जो सेल जंक्शंस हैं, सबसे पहले हम उन्हें पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले सेल जंक्शंस को डिस्कस करते हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट सेल जंक्शंस। एनिमल्स में ये 5 तरह के सेल जंक्शंस होते हैं। टाइट जंक्शन, जिन्हें जोनुला ऑक्लूडेंस भी कहते हैं, एडहेरेंस जंक्शन और जोनुला एडहेरेंस, डेस्मोसोम्स और मैकुला एडहेरेंस, हेमीडेस्मोसोम्स एंड गैप जंक्शन। ये 5 तरह के जंक्शन एनिमल में पाए जाते हैं। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी ने इनमें से 3 ही सेल जंक्शन को मेंशन किया है, टाइट जंक्शन, एडहेरेंस जंक्शन एंड गैप जंक्शन। और पिछले अगर 15 साल में हम बात करें तो इससे 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, वो डिस्कस करेंगे हम पढ़ने के बाद। तो पहले स्टार्ट करते हैं टाइट जंक्शन से। टाइट जंक्शन नाम जैसा कि इंडिकेट कर रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है नेबरिंग सेल्स की। नेबरिंग सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये स्टिच करके रखता है, जोड़ के रखता है। होता क्या है कि नेबरिंग सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जोड़ने का काम, स्टिच करने का काम ये ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स करते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब जो एक सेल से दूसरे में चला जाए उसे कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन, बिकॉज दे क्रॉसेस द मेम्ब्रेन ऑफ वन सेल टू अनदर सेल। तो यहाँ पर ये ग्लाइकोप्रोटीन 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपस में अच्छी तरह से जोड़ कर रख रहे हैं, स्टिच करके रख रहे हैं। इतना बढ़िया तरीके से स्टिच करते हैं कि इनके बीच में बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस बचती है।
और इतनी कम होती है, यहाँ तो दिख भी रही है, इतनी कम होती है कि छोटे मॉलिक्यूल और आयंस भी क्रॉस करके बाहर नहीं जा पाते, इतना फर्मली ये जोड़ के रखता है। तो इसका काम होता है दे प्रिवेंट द लीकेज ऑफ मटेरियल, ये प्रिवेंट करते हैं लीकेज को। फॉर एग्जाम्पल दे आर प्रेजेंट इन यूरिनरी ब्लैडर एंड एलिमेंट्री कैनाल। यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर होती है। अब ऐसा तो होता नहीं कि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आई, किडनी ने फिल्टर किया, लिवर ने बनाया यूरिन को, इतनी मेहनत से वहां आके फिल्टर होकर इकट्ठा हुई तो निकल के बाहर टहल रही है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि टाइट जंक्शन उसे बाहर जाने से रोकता है। और कुछ इसी तरह से एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड है वो एलिमेंट्री कैनाल के सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहीं और नहीं जा पाता, क्योंकि टाइट जंक्शन दे प्रिवेंट दी लीकेज, वो लीकेज को रोकते हैं। दूसरा है एडहेरेंस जंक्शन। यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है नेबरिंग सेल की, वो आपस में जुड़ी होती है कैथेड्रिन प्रोटीन से। कैथेड्रिन प्रोटीन इन्हें जोड़ के रखता है, इसीलिए ये सेल सेपरेट नहीं होती। जब इन पे प्रेशर पड़ता है, इन्हें खींचा जाता है तो सेपरेट नहीं होती, क्योंकि आपस में जुड़ी हुई हैं कैथेड्रिन प्रोटीन से। पर तब क्या हो, जब फोर्स बहुत हाई हो, जब फोर्स बहुत हाई हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां से टूट सकता है, भले दो सेल अलग ना हो पर यहां से टूट जाएगा। मगर ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डेंस मोटा सा प्रोटीन प्लेग होता है जो उसे यहाँ पे फर्मनेस, मजबूती प्रोवाइड करता है ताकि यहां से ना टूटे। पर फिर भी ये हो सकता था कि यहां से ना टूट के इस जगह से टूट जाए, जो प्लेग है वहीं से टूट जाए, पर ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एक्टिन के होते हैं जो सेल के इस एंड से अंदर तक सेल में जाते हैं। इस तरह से इसे भी नहीं टूटने देते और सेल मजबूत बनी रहती है और टूटती नहीं है, सेपरेट नहीं होती आपस में। ठीक है, ये है एडहेरेंस जंक्शन, जो कि मेनली हार्ट के में प्रेजेंट है। हार्ट आप जानते हो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, तो उसका वॉल्यूम कभी घटता है कभी बढ़ता है, पर ये नहीं होता कि हार्ट ऐसे एक्सपेंड कर रहा है तो सेल्स टूट जाए, उसमें से टूट जाए, बिखर जाए, ये चीज नहीं होती, बिकॉज उनको जोड़ के रखने वाले कौन होते हैं? एडहेरेंस जंक्शन। कुछ इसी तरह से डेस्मोसोम्स होते हैं जिन्हें मैकुलर एडहेरेंस भी कहते हैं। यहाँ पे नेबरिंग सेल जुड़े हुए कैथेड्रिन प्रोटीन से, जैसे यहाँ जुड़े थे, ये कैथेड्रिन प्रोटीन का शेप थोड़ा बदल जाता है और मजबूती से जुड़ जाते हैं ये, और यहाँ पर भी डेंस प्रोटीन प्लेग है। मगर जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं यहाँ पे, वो एक्टिन की जगह कौन है? कैरेटिन। इन्हें टोनोफिब्रिल्स भी कहते हैं, TONOFIBRILS, टोनोफिब्रिल्स भी कहा जाता है। तो ये सेल में अंदर तक चले जाते हैं और उसे फर्मनेस, मजबूती प्रोवाइड करते हैं ताकि ये प्लेग से टूट ना पाए। और ये मैक्सिमम होते हैं स्किन में। स्किन में एडहेरेंस जंक्शन भी हो सकते हैं, मगर जो मोस्ट अबंडेंट होते हैं सेल जंक्शन स्किन में वो होते हैं डेस्मोसोम्स, जिन्हें आप मैकुला एडहेरेंस नाम भी देते हो। तो दोनों असल में एडहेरेंस ही हैं, क्योंकि दोनों सेपरेशन को रेजिस्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं एडहर करके रखते हैं, दो सेल को चिपका के रखते हैं ताकि वो आपस में टूटे ना। फॉर एग्जाम्पल, स्किन को आप कितना भी तेजी से खींचिए, लेकिन सेल्स बाहर नहीं आते इसमें से, चाहे पेन हो जाए फिर भी आ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आपस में बहुत मजबूती से डेस्मोसोम से जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जंक्शन है हेमीडेस्मोसोम। हेमी का मतलब होता है आधा, डेस्मोसोम्स का आधा है ये, इसीलिए इसे हम कहते हैं हेमीडेस्मोसोम। आधा क्यों? यहाँ पे दो सेल हैं मगर यहाँ पे एक ही सेल दिख रहा है आपको। असल में ये ज्वाइन करता है एपिथेलियल सेल्स को बेसमेंट मेम्ब्रेन से, तो दूसरी तरफ सेल की जगह बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, सेल नहीं होती, इसीलिए हम इसको आधा कहते हैं डेस्मोसोम्स का। देखिए यहाँ पे प्रोटीन प्लेग, कैरेटिन फिलामेंट ठीक इसकी तरह, ये कैथेड्रिन प्रोटीन ठीक इसकी तरह, ये आती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ जाती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में इंटीग्रिन प्रोटीन्स होती है, उससे जाके जुड़ जाती है, इसीलिए सेल अलग नहीं होती। यहाँ पे हमने एक सेल दिखाई है, ऐसे पूरी सेल मेम्ब्रेन, कई सारी सेल अपने बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। आप जानते हो एपिथेलियल सेल्स हवा में तो होती नहीं, दे आर ज्वाइंड टू अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये उनकी ज्वाइनिंग फैसिलिटेट कौन कर रहा है? हेमीडेस्मोसोम। उसी से जुड़ी हुई है ये सेल मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट जंक्शन है गैप जंक्शन। नाम से हमें पता लग रहा है कि गैप है दो सेल में, पर ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि ये तो गैप को पूरा करता है, दो सेल को आपस में जोड़ के रखता है। असल में दो सेलों के बीच में फ्लूइड फिल्ड टनल्स बन जाते हैं, इस तरह से टनल्स बन गए, इनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड भरे होने से क्या होता है कि आयंस आसानी से एक सेल से दूसरे और दूसरे से पहले में
वो फ्लो करके चले जाते हैं। ये जो फ्लूइड फिल्म चैनल्स हैं उन्हें हम कहते हैं कनेक्शन, कनेक्शन नहीं कनेक्शन, CONNEXON। और जिस प्रोटीन के ये बने होते हैं उसे कहते हैं कनेक्सिन, CONNEXIN। तो these fluid filled channels known as connection are made up of protein connexin। और ये क्या करते हैं? They allow the transport of ions, small molecules and sometimes large molecules। ये आयंस का फ्लो फैसिलिटेट करते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स का और कभी कभार बड़े मॉलिक्यूल्स का। अब बड़े मॉलिक्यूल का मतलब हाथी थोड़ी क्रॉस करेगा, सेलुलर लेवल पे हम बात कर रहे हैं कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, पर वो कम ही जो है एक सेल से दूसरे में ट्रेवल करते हैं, ज्यादातर आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन हमने लिखी है। और इससे ही 2 साल पहले जो है एआईपीएमटी ने क्वेश्चन पूछा था, उसने गैप जंक्शन के बारे में पूछा था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, एंड दिस वाज द एग्जैक्ट लाइन गिवन इन द ऑप्शन, दे अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स लार्ज मॉलिक्यूल। यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। गैप जंक्शन की अगर हम बात करें तो ये एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू, इन तीनों तरह के टिश्यू में पाए जाते हैं। साथ ही साथ अर्ली एम्ब्रियोज में भी पाए जाते हैं, जहां फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट चाहिए होता है, वहां पे भी बहुत ज्यादा गैप जंक्शन होते हैं। असल में गैप जंक्शन नर्वस टिश्यू की बात करो या अर्ली एम्ब्रियो की, तो आयंस के फ्लो से इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, इसके लिए बहुत जरूरी होते हैं गैप जंक्शन, इसीलिए इन सब टिश्यूज में गैप जंक्शन है। हार्ट में अगर आप बात करिए, वहां पे गैप जंक्शन है, क्योंकि हार्ट में भी इंपल्स का फ्लो होता है बहुत तेजी से, और बहुत तेजी से होना चाहिए ताकि एक साथ बीटिंग की इंपल्स पहुंच जाए पूरे वेंट्रिकल में, जो कि थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एट्रिया। तो एट्रिया से वेंट्रिकल तक इंपल्स ट्रेवल करती है बहुत फास्ट, ओनली बिकॉज ऑफ गैप जंक्शंस, वही फैसिलिटेट करता है। इसके अलावा गैप जंक्शंस जो है ना, वो यूट्रस में भी होते हैं। एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ इंफॉर्मेशन जो फ्लो करती है तेजी से चाइल्ड बर्थ के लिए, वो गैप जंक्शंस के थ्रू ही फ्लो करती है, और ये अबेंडेंट होते हैं वहां पे, इसीलिए इंफॉर्मेशन जल्दी पहुंचती है और चाइल्ड बर्थ फैसिलिटेट होता है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गैप जंक्शन। ये उसकी इंपॉर्टेंस है कि ये मेनली इंफॉर्मेशन को, आयंस के फ्लो को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, तो ये पाया तो गया लगभग सभी टिश्यू में, एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू में पाया गया, मगर मोस्ट ऑफ द सेल जंक्शंस आर फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू। और यही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है पिछले अगर 15 साल 10 to 15 ईयर्स की हम बात करें, तो एक क्वेश्चन पूछा था उसने कि गैप जंक्शंस आर फाउंड इन, गैप जंक्शन कहां पाए जाते हैं, और ऑप्शन दे दिया था एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो पाए तो हर जगह जा रहे हैं, परंतु सबसे ज्यादा एपिथेलियल टिश्यू में पाए जा रहे हैं, इसीलिए आंसर क्या था? एपिथेलियल टिश्यू। पर ये 12-13 साल पहले की बात होगी जब ये क्वेश्चन पूछा था। उसके 2 साल बाद फिर इस क्वेश्चन को रिपीट किया, मगर इस बार उसने लैंग्वेज चेंज की। उसने कहा कि अगर हम सेल प्रिपरेशन को स्टडी कर रहे हैं तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली किस जो है टिश्यू में सेल जंक्शंस मिलेंगे, क्या मोस्ट फ्रीक्वेंटली मतलब सबसे ज्यादा सेल जंक्शन कहां मिलेंगे, और ऑप्शंस वही थे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। आंसर क्या होगा? एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि सबसे ज्यादा ये एपिथेलियल टिश्यू में पाए जाते हैं। अगर सिंपली ये पूछे कि कहां पाए जाते हैं और एक ही ऑप्शन लगाना हो तो एपिथेलियल टिश्यू आप लगा देंगे, और सबसे ज्यादा पूछता है तो उसका तो आंसर एपिथेलियल टिश्यू होता ही है। ठीक है, अब एनसीईआरटी तो बहुत शॉर्ट में इसको मेंशन कर देता है, उसने फिगर को मेंशन नहीं किया, डायग्राम को मेंशन नहीं किया, मगर जब एनसीईआरटी ने इनके बारे में बात की है तो हमें थोड़ा सा एलॉबरेशन उसका देखना होता है, और हर चैप्टर में हम देखेंगे, फिर भी हम क्रैश कोर्स को टाइम पे खत्म कर देंगे, जो बाउंडेड लेक्चर्स हैं, हर चीज बताकर। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है वो जरा देख लेते हैं एग्जैक्टली। उसने टाइट जंक्शन के बारे में बताया, दे प्रिवेंट द लीकेज ऑफ मटेरियल। एडहेरेंट जंक्शन के बताया में दे रेजिस्ट सेपरेशन, और गैप जंक्शन में यही बताया है, अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो इसने तो इतनी ही बात लिखी है, मगर हमने थोड़ी और बातें ऐड की है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी आने के चांसेस हैं। अगर आ गया तो 4 मार्क्स होंगे उसके साथ, हम उसे छोड़ नहीं सकते, हमें वो करना ही है, क्योंकि हमें जूलॉजी में फुल मार्क्स लेने हैं, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। ठीक है, तो सेल जंक्शंस के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। सो लेट अस स्टार्ट विद एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को अगर देखिए तो इस तरह इसका अरेंजमेंट होता है,
ऐसा नहीं होता कि एपिथेलियल टिश्यू अकेला हवा में लटका हुआ है, वो नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन से भी जुड़ा हुआ होता है। यहां अगर आप देखिए डायग्राम में, तो ये एपिथेलियल सेल्स हैं, ये एपिथेलियल सेल्स नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई हैं, और आप जानते हो कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी होती हैं हेमीडेस्मोसोम से, जो यहाँ शो नहीं किया है पर आपको हेमीडेस्मोसोम अभी बताया। ये सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी होती हैं, और बेसमेंट मेम्ब्रेन में दो लेयर्स होती हैं, जो ऊपर की होती है बेसल लैमिना और जो नीचे होती है रेटिकुलर लैमिना। तो इसका मतलब इन दोनों को मिला के ही बेसमेंट मेम्ब्रेन बनती है। इफ यू टॉक अबाउट बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो इसमें क्या क्या चीजें आ गई, एक तो ऊपर का बेसल लैमिना, देखिए बेसल लैमिना जो होता है ना, ये एपिथेलियल सेल्स ही सीक्रेट करते हैं, वही बनाते हैं, और इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड भरा हुआ होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। तो दैट मीन्स बेसल लैमिना इज सीक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल्स themselves and that contains glycoproteins and mucopolysaccharide। और जो नीचे की लेयर होती है उसे हम कहते हैं रेटिकुलर लैमिना। रेटिकुलर लैमिना के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू इस रेटिकुलर लैमिना को सीक्रेट करता है। और रेटिकुलर लैमिना में अगर आप बात कीजिए तो इसमें रेटिकुलर एंड कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, रेटिकुलर एंड कोलेजन फाइबर्स भरे हुए होते हैं इस रेटिकुलर लैमिना में, और इसे सीक्रेट कौन करता है, अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू जो नीचे है। तो ये एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाद ये कनेक्टिव टिश्यू। एक और बात, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ना डियर नॉन सेलुलर होती है, नॉन सेलुलर होती है, इसका मतलब सेल की नहीं बनी हुई, बल्कि इसमें ये मैट्रिक्स भरा हुआ है बेसल लैमिना और रेटिकुलर लैमिना का। तो नॉन सेलुलर हो गई, या इसे एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल कह सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट नहीं होती। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप देखिए तो नर्व्स वो हर सेल तक पहुंच रहे हैं एपिथेलियल सेल्स के, मगर जो ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल लिखा हुआ है, वो यहीं पर जो है दिखाई दे रहा है, अंदर हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो एपिथेलियल टिश्यू है उसमें नर्व्स तो रीच करती हैं, पर वो ए वेस्कुलर होता है। ए वेस्कुलर का मतलब विदाउट ब्लड सप्लाई, उसमें ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती। जब उसमें ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती तो न्यूट्रिशन और गैसेस उससे कहां से मिलती हैं, क्योंकि देखिए लिविंग टिश्यू है, उसको न्यूट्रिशन तो चाहिए, तो न्यूट्रिशन और गैसेस उसको मिलती हैं वाया डिफ्यूजन फ्रॉम अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। यहां से O2 डिफ्यूज करके चली जाती है ब्लड में, और यहां से CO2 आ जाता है उन सेल से। तो डिफ्यूजन के थ्रू ये मटेरियल्स मिल जाते हैं किसको, सेल्स को। तो आप ये लाइन चाहो तो नोट कर सकते हो कि एपिथेलियल टिश्यू दे हैव नर्व सप्लाई बट दे लैक ब्लड सप्लाई, दैट इज दे आर एवेस्कुलर। दे गेट न्यूट्रिएंट एंड गैसेस फ्रॉम अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू वाया डिफ्यूजन। उन्हें न्यूट्रिएंट और गैसेस अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू से मिलते हैं, कैसे, डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, तो ये बात हो गई एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कि किस तरह से उनकी बनावट होती है, कैसे वो होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या होते हैं टाइप्स इसके, और कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, क्या फंक्शन वो करते हैं, उसकी बात हम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है डियर, तो एपिथेलियल टिश्यू के अगर टाइप्स की बात करिए तो इसके टाइप्स 3 होते हैं। पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है कंपाउंड, और तीसरा होता है सीडो स्ट्रेटिफाइड। ये 3 टाइप होते हैं अगर एपिथेलियल टिश्यू की आप बात कीजिए तो, सिंपल, कंपाउंड एंड सीडो स्ट्रेटिफाइड। एक्चुअली जो कंपाउंड होता है इसको स्ट्रेटिफाइड भी कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, तो ये 3 तरीके हुए। ये 3 तरीके में कैसे डिवाइड किया गया है, एक्चुअली सिंपल में होता है सिंगल लेयर ऑफ सेल,
लेयर ऑफ सेल। यहां पर सेल की सिंगल लेयर होती है, जबकि कंपाउंड में सेल की लेयर ज्यादा होती है, उसे हम कहते हैं मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स। जबकि अगर सीडो स्ट्रेटिफाइड की बात कीजिए, देखिए कंपाउंड है स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर ऑफ सेल, और ये सीडो स्ट्रेटिफाइड है। सीडो वर्ड का तो मतलब आप जानते ही हैं, झूठा, फॉल्स। तो ये क्या होता है, ये होता तो सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर्ड बट appears to be multiple layered। होता सिंगल लेयर्ड है मगर ये मल्टीपल लेयर में दिखाई देता है, देखने में ऐसा लगता है कि मल्टीपल लेयर है। कैसे होता है जरा देखते हैं। इसमें कुछ सेल बड़े तो कुछ छोटे, कुछ बड़े कुछ छोटे, इसी तरह से अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट होता है सेल्स का। कुछ बड़े और कुछ छोटे सेल मिला के हैं। तो इन बड़े सेल का न्यूक्लियस बीच में, छोटे का यहाँ बीच में, इसका यहाँ पे, इसका ऑलमोस्ट यहाँ पे, इसका इस जगह पे, इसका इस जगह पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो आप देख रहे हो न्यूक्लियस की पोजीशन अलग अलग है, क्योंकि डिफरेंट पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस है। यहाँ पे आप कह सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, अलग अलग पोजीशन न्यूक्लियस की है। इसीलिए माइक्रोस्कोप में जब इसे हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मल्टीपल लेयर है। इसका मतलब इट इज सिंगल लेयर बट सीम्स टू बी मल्टीपल लेयर। कुछ बुक्स ने सीडो स्ट्रेटिफाइड को सिंपल में ही रखा है, क्योंकि होता तो सिंगल लेयर ऑफ सेल ही है ना, बस देखने में मल्टीपल लेयर लगता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस अलग अलग लेवल पे यहाँ पर होता है, इसीलिए ऐसा दिखता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम सिंपल की बात करते हैं। तो सिंपल में कई सारे टाइप्स हैं, ठीक है, और इसमें सबसे पहला जो टाइप है उसकी अगर हम बात करें तो दैट इज सिंपल स्क्वैमश। देखिए सिंपल स्क्वैमश में जो सेल्स है ना, वो इस तरह से फ्लैट सेल्स होती हैं, टाइल लाइक सेल्स होती हैं, इस तरह से। ये फ्लैट सेल्स हैं, न्यूक्लियस भी इनका इस तरह से फ्लैट होता है। ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने इन्हें पकड़ के ऐसे खींच दिया हो और न्यूक्लियस भी उसी तरह से खींच गया हो। तो न्यूक्लियस कैसा है यहाँ पे, फ्लैट। और ऐसे ही सेल्स भी क्या है, फ्लैट सेल्स विथ फ्लैट न्यूक्लियस। इन्हें हम पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि ये पतली होती है बहुत। जैसे रोड पे के किनारे पेवमेंट्स बनाए जाते हैं तो वहां जो टाइल्स लगाई जाती है वो फ्लैट होती हैं, लंबी होती है पर फ्लैट। तो ये भी फ्लैट होती हैं और उसी तरह से अरेंज होती हैं जैसे पेवमेंट में अरेंज होते हैं वो टाइल्स, इसीलिए पेवमेंट एपिथेलियम कहते हैं। केवल इतना ही नहीं बल्कि इनकी जो मार्जिन है ना वो टेसेलेटेड होती है, मतलब वेवी मार्जिन। ये इस तरह से आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये इनका तरीका है। ठीक है, ये देखिए ये जो मार्जिन है ना डियर, ये वेवी मार्जिन है, वेवी मार्जिन्स या टेसेलेटेड मार्जिन्स, इसीलिए इनको टेसेलेटेड एपिथेलियम भी कहा जाता है, टेसेलेटेड एपिथेलियम। They have got wavy margins। तो सिंपल स्क्वैमश एपिथेलियम को हम क्या क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं पेवमेंट एपिथेलियम और टेसेलेटेड एपिथेलियम। अब ये बहुत पतले होते हैं तो बात होती है इनके फंक्शन की, व्हाट आर दी फंक्शंस। अगर पतले हैं तो सीधी सी बात है इनका फंक्शन क्या होगा, ये आसानी से सब्सटेंस इनमें से क्रॉस करेंगे। इसका मतलब इसका मेन फंक्शन होगा एब्जॉर्प्शन, इसके अलावा डिफ्यूजन, इसके अलावा सीक्रेशन, कुछ मटेरियल का सीक्रेशन भी होगा, इनमें से मटेरियल बाहर भी निकल कर जाएगा। ये इनका फंक्शन हो गया। अब लोकेशन की बात करें, अगर सिंपल स्क्वैमश की बात कीजिए तो सिंपल स्क्वैमश में डियर वो 4 मेन जगह हैं, 4 मेन पोजीशन है जहां पाए जाते हैं, उसको याद रखना है। लंग एल्वियोलॉय,
आप जानते हो लंग के एल्विलॉय में डिफ्यूजन होता है, तो डिफ्यूजन के लिए पतली सी मेम्ब्रेन चाहिए, इसीलिए वहां पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। इसके अलावा बाउमान्स कैप्सूल ऑफ किडनी, बाउमान्स कैप्सूल किडनी में होता है और यहाँ फिल्ट्रेशन होता है। ये देखिए इस तरह से बाउमान्स कैप्सूल होता है, यहाँ पर पूरा ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है और यहां से वेस्ट और दूसरे फिल्ट्रेट इसमें छन के आते हैं। जब छन के आते हैं तो सीधी सी बात है, यहाँ जो एपिथेलियम होता है डियर, वो सिंपल स्क्वैमस होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है और इसीलिए आसानी से डिफ्यूज करके वेस्ट यहाँ चले आते हैं और वो छन कर बाद में यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये सिंपल स्क्वैमस है। इसके अलावा ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स कह लीजिए आप, बिकॉज कैपिलरीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ वेसल। ब्लड वेसल्स में जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें सिंगल लेयर होती है और वो सिंपल स्क्वैमस की होती है। और ब्लड की बात करें अदर कैपिलरीज की, जैसे आर्टरी या वेन, उनमें 3 लेयर होती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। जबकि ब्लड वेसल पे केवल एक लेयर होती है, सिंगल लेयर स्क्वैमस एपिथेलियम की, ट्यूनिका इंटरना, बाकी की 2 लेयर एब्सेंट होती हैं, तो वहां से आसानी से सब्सटेंस टू एंड फ्रो जा सकता है। इसके अलावा पेरिटोनियम इज द कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स की कवरिंग है उसे हम कहते हैं पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम जो होता है वहां पर भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ही प्रेजेंट होती है। तो ये चारों चीजें याद रखिएगा, लंग के एल्विलॉय, बाउमान्स कैप्सूल, ब्लड वेसल और पेरिटोनियम, ये चारों याद रखने हैं और इसके अलावा कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये तो बात हो गई सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। इसके बाद हम सेकेंड टाइप की बात करते हैं, आप मीनवाइल इसे लिख चुके होंगे। जो सेकेंड टाइप है वो है सिंपल क्यूबॉइडल, तो नेक्स्ट टाइप है क्यूबॉइडल। जैसे कि नाम बता रहा है कि जो क्यूबॉइडल है वो क्यूब लाइक सेल्स होंगी, जिनकी लेंथ ब्रेथ वगैरह सब क्या होगी, बराबर, इस तरह की सेल्स होती हैं और बीचों बीच इनमें राउंड न्यूक्लियस होता है। ये बिल्कुल राउंड है, दिस इज द न्यूक्लियस, राउंड न्यूक्लियस है और लेंथ ब्रेथ सब बराबर होती है। इस तरह का अगर बात करिए आप सबसे पहले सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, तो सिंपल क्यूबॉइडल एक सिंगल लेयर क्यूबॉइडल एपिथेलियम की पाई जाती है गोनैड्स पे। गोनैड्स का मतलब टेस्टीज एंड ओवरीज। देखिए टेस्टीज और ओवरीज की जर्मिनल एपिथेलियम ये सिंपल क्यूबॉइडल की बनी होती है। जो मेल्स होते हैं उनकी टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनियम की लाइन होती है और फीमेल्स में ओगोनियम की। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है ये सिंगल लेयर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का ही बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। इसके बाद दूसरी चीज जो यहाँ इंपॉर्टेंट है वो है थायराइड फॉलिकल्स। जो थायराइड के फॉलिकल्स होते हैं डियर, इन फॉलिकल्स की लाइनिंग भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी है। इस तरह से जब थायराइड ग्लैंड का सेक्शन हम काटते हैं तो यहाँ पे इसमें कई सारे फॉलिकल्स दिखाई देते हैं इस तरह से। इन फॉलिकल्स की बात कीजिए तो इस तरह से सिंगल लेयर्ड जो है एपिथेलियम के बने हुए हैं, सिंगल लेयर की है इस तरह से। ये थायराइड फॉलिकल्स हैं, थायराइड फॉलिकल्स। ये वही फॉलिकल्स है जिसमें थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। एक्चुअली आयोडीन बाहर से अंदर जाता है और अंदर इसके अंदर थायरोक्सिन T3 और T4 2 टाइप हैं वो बनते हैं। तो इन फॉलिकल्स की जिसमें आयोडीन बनता है, इन फॉलिकल्स की लाइनिंग थायरोक्सिन बनता है आयोडीन की मदद से, उनकी लाइनिंग सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। मगर क्यूबॉइडल जो है ना वो जो है सीलिएटेड भी हो सकती है। इस तरह से क्यूबॉइडल है
और इनके ऊपर सीलिया भी लगा होता है। तो ये हो गया सीलिएटेड, सिंपल सीलिएटेड क्यूबॉइडल। अगर आप सीलिएटेड क्यूबॉइडल की बात करो तो ये पाया जाता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। यहां पर इस तरह से सिंपल सीलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है नीचे के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। एक्चुअली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सबसे ऊपर तो सीडोस्टेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है, इसका मतलब ट्रैकिया और ब्रोंकी पे। पर जब हम और नीचे जाते हैं प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स पे तो वहां पर जो है ये होता है, इसीलिए हम कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एक्चुअली मैं पूरा ही बता देता हूं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कैसे होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीडोस्टेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार, उसके बाद सीलिएटेड कॉलमनार आता है जो अभी बाद में हम पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम आता है। ठीक है, क्यों? कॉलमनार को ज्यादा जगह चाहिए, बाद में जगह और कम होती है तो क्यूबॉइडल आ जाता है। पहले ये रहता है सीलिएटेड कॉलमनार सीडोस्टेटिफाइड, फिर कॉलमनार सीलिएटेड, फिर क्यूबॉइडल सीलिएटेड। तो इस तरह से कम होता चला जाता है अगर इसके हम जो है विथ की बात करें तो, इसीलिए इसी तरह से ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सब अरेंज होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई सिंपल क्यूबॉइडल की डियर। सिंपल क्यूबॉइडल के बाद बात करते हैं सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम की। ठीक है, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। तो कॉलमनार की अगर बात कीजिए तो कॉलमनार आप जानते हैं कॉलम जैसी सेल्स होती हैं लंबी लंबी, इनका न्यूक्लियस इस तरह से फ्लैट होता है और बेस पर होता है। ठीक है, सिंपल कॉलमनार की अगर आप बात कीजिए तो ये स्टमक में उनकी लाइनिंग बनाते हैं, गाल ब्लैडर में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मगर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो कॉलमनार सीलिएटेड है। ये सीलिएटेड कॉलमनार दे आर मोर इंपॉर्टेंट, और यही पूछे जाते हैं। सीलिएटेड कॉलमनार की बात कीजिए अगर आप तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीलिएटेड कॉलमनार कहां पाया जाता है? रफ कर लेते हैं ताकि आपको सही से दिखाई दे। ये सीलिएटेड है और साथ ही साथ कॉलमनार। तो सीलेटेड कॉलमनार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पाया जाता है, पहली बात अगर हम कहें फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब जो है वो ओवम को ऊपर की तरफ बढ़ाता है ताकि वो एम्पुला तक पहुंच जाए, विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फैलोपियन ट्यूब में सीलिया लगे होते हैं जो ओवम को धक्का देके ऊपर पहुंचाते हैं। अगर ये सीलिया किसी वजह से लॉस हो जाते हैं देन द फीमेल बिकम इनफर्टाइल। आप सोचिए सीलिया कितने इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इनके लॉस होने से ही फीमेल क्या बन जाती है? इनफर्टाइल, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इपेंडाइमा, इपेंडाइमा, इपेंडाइमा जानते हैं क्या होता है? ब्रेन के बीच में खाली जगह होती है बीचों बीच, और ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड के बीच में खाली जगह होती है। तो उन खाली जगह में सीएसएफ भरा होता है, सेर्बो स्पाइनल फ्लूइड। उस फ्लूइड को ये सीलिया जो है प्रोपेल करते हैं, मूवमेंट कराते हैं। इसका मतलब इपेंडाइमा जो कि सीलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम है, ये किसको लाइन करती है? लाइंस ब्रेन वेंट्रिकल्स, ब्रेन वेंट्रिकल्स एंड स्पाइनल कैनाल। ये ब्रेन वेंट्रिकल्स और स्पाइनल कैनाल को लाइन करते हैं। कौन? इपेंडाइमा। ठीक है, अब इन्हीं क्यूबॉइडल और कॉर्नर में एक और टाइप होता है। क्यूबॉइडल की बात कीजिए, क्यूबॉइडल विद माइक्रोविलाई। ये इन्हें हम कहते हैं माइक्रोविलाई। ठीक है, क्यूबॉइडल विद माइक्रोविलाई, ये माइक्रोविलाइज हैं। इससे क्यूबॉइडल का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है? एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। तो इसका सीधा सा मतलब है क्यूबॉइडल विद माइक्रोविलाई, क्यूबॉइडल विद माइक्रोविलाई आप कहिए, या ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी कहते हैं क्योंकि ब्रश जैसा बॉर्डर है।
ये प्रेजेंट होता है डियर पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ किडनी। जो किडनी का नेफ्रॉन होता है, ये बॉमेंस कैप्सूल नेफ्रॉन में, ये पीसीटी होता है, ये लूप ऑफ हेनले होता है, और ये डीसीटी होता है। तो यहां पर जो पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए मॉडिफाइड है इस तरह से ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम में, या ब्रश बॉर्डर्ड विद माइक्रोविलाई। क्या होता है, जो फिल्ट्रेट बॉमेन कैप्सूल में आता है वो नॉन सेलेक्टिव होता है। इसका मतलब जो वेस्ट है वो तो आता ही है, बॉडी के लिए जरूरी चीजें वो भी आ जाती हैं। तो बहुत जरूरत इस बात की कि वो चीजें यहाँ एब्जॉर्ब हो, तेजी से एब्जॉर्ब हो। इसीलिए ज्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए, तो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइंस दी पीसीटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम किडनी में भी इस बात को बताएंगे। तो ऐसे ही कॉलुमनार भी होती है, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलुमनार, ये भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए इसके पास क्या होते हैं, माइक्रोविलाई। यहां पर भी देखिए ये माइक्रोविलाई हैं फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, और ये पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि वहां मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम इन इंटेस्टाइन एंड ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम इन पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी। ठीक है, तो ये जो बातें हैं, ये बात हो गई सिंपल एपिथेलाइल टिश्यू की, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार। सिंपल क्यूबॉइडल में भी अलग अलग हैं, सीलेटेड क्यूबॉइडल जो कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल जो कि पीसीटी में। ऐसे कॉलमनर में सिंपल अगर बात करें तो स्टमक और गॉल ब्लैडर को, मगर सीलेटेड कॉलमनार फैलोपियन ट्यूब एंड एपेंडाइमा एंड सीलिएटेड विद माइक्रोविलाई इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इसी के लिए लिखा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो। पढ़ते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, यहां पर मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं, कई सारी सेल की लेयर होती है, और ये मेन ये दो टाइप के हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं। एक तो कंपाउंड स्क्वैमस या स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड, दोनों नाम आप यूज कर सकते हैं। तो स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड में कई सारी लेयर्स होती हैं, मगर ये लेयर्स कैसी होती हैं, खींची हुई और थिन लेयर्स होती हैं। और इसमें मेनली दो टाइप है, कैरेटिनाइज्ड, कैरेटिनाइज्ड वो जिसके ऊपर कैरेटिन की लेयर होती है, और ऐसी जो है लेयर वो स्किन पर प्रेजेंट होती है। तो स्किन पे होती है स्ट्रेटिफाइड कैरेटिनाइज्ड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कैरेटिनाइज्ड दैट इज प्रेजेंट ऑन स्किन। मगर कई सारी ऐसी जगह होती है जहां कैरेटिन की लेयर नहीं हो सकती, मगर वहां प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो प्रोटेक्शन करता है स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि आप जानते हो मल्टीपल लेयर ऑफ सेल है, ज्यादा सेल लेयर होंगी तो प्रोटेक्शन उसका काम होगा। तो यहां पर नॉन कैरेटिनाइज्ड भी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन कैरेटिनाइज्ड। कैरेटिन की लेयर नहीं होती, बहुत सारी लेयर होती है स्क्वैमस सेल्स की, और ये प्रेजेंट होती हैं ऑल वेट कैविटीज ऑफ बॉडी। जो भी बॉडी की वेट कैविटीज है वहां पे प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल बकल कैविटी, फेरिंग्स, वेजाइना एक्सेट्रा, इन सब जगह पे स्ट्रेटिफाइड नॉन कैरेटिनाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। इसी का दूसरा टाइप है ट्रांजिशनल। एक्चुअली ट्रांजिशनल एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी वैलेंसी चेंज होती रहती है, उसी से ये टर्म यहां ली गई है। ट्रांजिशनल क्यों, क्योंकि इन सेल का शेप चेंज होता है, कॉलमनर से क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल से कॉलमनर। मान लीजिए कॉलमनर है, खींचेगा तो क्यूबॉइडल हो जाएगा, वापस से रिलैक्स होगा तो वो फिर से क्या हो जाएगा, कॉलमनार। तो क्योंकि यहाँ सेल का शेप चेंज होता रहता है इसलिए ट्रांजिशनल कहते हैं। और दो ही जगह याद रखनी है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर जब यूरिन फिल होती है तो एक्सपेंड होता है, तो सेल का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ये बात हो गई कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड की। अगर सीडो स्ट्रेटिफाइड की हम बात करें तो देखिए सीडो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियम, कॉलुमनार एपिथेलियम आपको बताया था, फिर से बता देते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कौन सा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट।
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इसका मतलब ट्रैकिया एंड ब्रोंकी, यहां पर ये प्रेजेंट होता है सीडोस्टेटिफाइड सीडेटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, तो ये बात हो गई एपिथेलाइल टिश्यू के टाइप्स की, जो 3 तरह के थे, सिंपल, कंपाउंड एंड सीडोस्टेटिफाइड। ठीक है, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीक्रेशन डिवाइड करें, सीक्रेशन के आधार पे इन्हें डिवाइड करें, तो 3 तरह के हो सकते हैं ये। अभी हमने बताया था एपिथेलियल टिश्यू का क्या फंक्शन होता है, तो देखिए फंक्शंस क्या क्या थे। एक तो एक कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम बनाता है, कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम। ठीक है, अभी तक जो हमने डिस्कवर किया ना, जो डिस्कस किया, वो कवरिंग और लाइनिंग एपिथेलियम के बारे में बात की कि इस तरह से 3 तरह की लेयर से कवर करते हैं, लाइन करते हैं। मगर इसका एक और फंक्शन होता है, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी बनाते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसका मतलब जो एपिथेलियल टिश्यू है वो ग्लैंड्स भी बना सकते हैं, और ग्लैंड मेनली 2 टाइप के बनाते हैं, एक तो यूनिसेलुलर और दूसरे मल्टीसेलुलर। देखिए यूनिसेलुलर का मतलब अलग अलग आइसोलेटेड सेल होंगी, वो अपने सीक्रेशन को बनाएंगी और वो जाएगा बाद में बाहर की तरफ। मल्टीसेलुलर में ग्रुप ऑफ सेल सीक्रेट करेंगी और फिर वो बाहर की तरफ जाएगा। एक्चुअली अगर ग्लैंड की बात कीजिए तो 2 तरह के ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं और उनके पास डक्ट नहीं होता, वो डक्टलेस होते हैं। जबकि एक्सोक्राइन जो होते हैं, ये ग्लैंड्स को ये बनाता है आपका एपिथेलियल टिश्यू, और ये डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं, मतलब इनका सीक्रेशन निकलता है डक्ट के थ्रू बाहर जाता है। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं होते, तो उसका सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में मिक्स हो जाता है, डक्ट की उसमें जरूरत नहीं होती। ये हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। यहाँ ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इसका मतलब डक्ट वाले ग्लैंड है। तो यूनिसेलुलर में क्या होता है, आइसोलेटेड सेल्स होते हैं जो सीक्रेशन सीक्रेट करते हैं, जो डक्ट से बाहर जाता है जहां उसे एक्शन करना होता है। इसका एक ही एग्जांपल याद रखिए आप, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये यूनिसेलुलर का एक एग्जांपल है जो आपको याद रखना है। उसके बाद अगर मल्टीसेलुलर की बात कीजिए तो जितने भी ग्लैंड अब बचे हुए हैं, जैसे पेंक्रियाज, जैसे मेमरी ग्लैंड, ये सबके सब ग्लैंड जो होते हैं ना डियर, ये सब मल्टीसेलुलर होते हैं। तो बॉडी के मैक्सिमम ग्लैंड मल्टीसेलुलर हैं। यूनिसेलुलर में ये क्या रखना है, गॉबलेट सेल्स। ये गॉबलेट सेल म्यूकस का सीक्रेशन करते हैं, और जहां भी होते हैं ये अलग अलग सेल्स आइसोलेटेड सेल टाइप में बने हुए होते हैं, और इन दोनों का डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है। तो मैं चाहूंगा आप एग्जैक्टली एनसीईआरटी के डायग्राम को देखें और उससे स्टडी करें, क्योंकि एग्जाम में जब वही डायग्राम आ जाता है तो कई लोगों को समझ में नहीं आता कि किस चीज का डायग्राम है, और वो उन्हीं को नहीं आता जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हुई। तो डायग्राम देके पूछ सकते हैं कि बताओ ये जो ग्लैंड दिया हुआ है उसमें कौन सा एग्जाम्पल होगा ऑप्शंस में से। मान लो यूनिसेलुलर का डायग्राम दिया और 4 ऑप्शन दिए, उसमें एक गॉबलेट सेल ऑप्शन दिया, तो वही आंसर होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई कि एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनाते हैं। अगर मोड ऑफ सीक्रेशन की बात कीजिए, मोड ऑफ सीक्रेशन, तो ये सीक्रेशन के आधार पे ग्लैंड 3 तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है होलोक्राइन, दूसरा एपोक्राइन, और तीसरा मीरोक्राइन। ठीक है, ये 3 तरह के ग्लैंड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेशन। अब होलोक्राइन में क्या होता है जानते हैं डियर, ये जो सेल हैं इनके अंदर सीक्रेशन इकट्ठा होता है। ये सेल है, इसके अंदर ये सीक्रेशन आया, अब ये पूरा सेल अपने सीक्रेशन के साथ अलग हो जाता है, हट जाता है, और नया सेल फिर बनना पड़ता है। तो यहां देखिए ये सेल के अंदर सीक्रेशन बना और पूरा सेल अलोंग विद द सीक्रेशन टूट गया। इसका मतलब यहां सेल का लॉस हो गया सीक्रेशन के साथ, और नया सेल बनेगा। इसे हम कहते हैं होलोक्राइन। होलोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल होता है सेबेशियस ग्लैंड, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ होलोक्राइन ग्लैंड। ठीक है,
सेबेशियस में सेल के अंदर सीक्रेशन वो एक्यूमुलेट हुआ, पूरा सेल बस्ट कर गया अलॉन्ग विद द सीक्रेशन और वो सीक्रेशन को रिलीज कर देता है। दूसरा है एपोक्राइन। देखिए एपो का मतलब ये होता है किनारा। इसमें क्या होता है कि सेल के किनारे में सीक्रेशन वो बनता है, एक्यूमुलेट होता है। दीज आर दी सेल, ठीक है। सेल का ये जो किनारा है यहाँ पे सीक्रेशन जो है बना और फाइनली ये सेल का किनारा टूट गया अलॉन्ग विद द सीक्रेशन। तो पूरी सेल का लॉस नहीं होता, सेल के एपिकल पार्ट का लॉस होता है जो सीक्रेशन के साथ टूटकर हट जाता है और वो बाद में सेल दोबारा डेवलप कर लेती है। इसके एग्जाम्पल की अगर आप बात कीजिए तो इसका एग्जाम्पल होता है ऑक्सिलरी स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड मेमोरी ग्लैंड, एंड मेमोरी ग्लैंड। ये दो एग्जाम्पल हैं। ऑक्सिलरी स्वेट ग्लैंड का मतलब सारे बॉडी के स्वेट ग्लैंड्स नहीं, जो बीच में होते हैं, हाथों के बीच, पैरों के बीच, उंगलियों के बीच, यहाँ जहां ज्यादा स्वेटिंग होती है वो ऑक्सिलरी स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, और प्लस मेमोरी ग्लैंड, ये दोनों एपोक्राइन होते हैं। मीरोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो मीरोक्राइन में क्या होता है कि सेल के अंदर सीक्रेशन जो है वो बनता है, डिपॉजिट होता है, मगर ये देखिए सेल के अंदर सीक्रेशन बना, ये सीक्रेशन सेल से बाहर चला जाता है वाया डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन से चला जाता है विदाउट लूजिंग एनी पार्ट ऑफ द सेल। इसके अंदर कोई भी सेल का पार्ट वो डिस्ट्रक्ट नहीं होता। सीक्रेशन किससे बाहर जाता है? वो जाता है डिफ्यूजन से, अलोंग विद डिफ्यूजन के थ्रू ये चला गया। और बॉडी के मैक्सिमम जो ग्लैंड्स हैं, चाहे वो पैंक्रियाज ले लीजिए, चाहे वो स्वेट ग्लैंड्स ले लीजिए, अपार्ट फ्रॉम ऑक्सिलरी स्वेट ग्लैंड्स, ऑल बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, दैट इज मीरोक्राइन। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी हमने डिस्कस कर लिया। सो नाउ लेट अस डिस्कस कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू एज ए नेम इंडिकेट, नाम तो ये कहता है कि कनेक्ट करेंगे, पर हमेशा कनेक्ट नहीं करते। ये दो तरह के हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिनका काम मोर और लेस कनेक्ट करना ही है, जबकि दूसरा कैटेगरी है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आता है सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज और ब्लड जो सपोर्ट करता है बॉडी को, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड एंड लिम्फ। इसमें से ब्लड और लिम्फ वो हम बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ पढ़ेंगे, यहाँ पे हम कार्टिलेज और बोन तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, कैटेगरी आपको बता दी। अब ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को देखते हैं पहले। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो होता है उसमें दो तरह के आते हैं, लूज और डेंस। लूज इसलिए क्योंकि इसमें ज्यादा मैट्रिक्स होता है और कम फाइबर्स होते हैं। जब मैट्रिक्स ज्यादा होगा तो टिश्यू जो होगा लूज टाइप का होगा, बहुत हार्ड नहीं दिखेगा, इसीलिए लूज कनेक्टिव टिश्यू। और दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो इसके कंपेरेटिवली हार्डर होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा फाइबर होता है और मैट्रिक्स, अंदर का जो मैट्रिक्स फ्लूइड पार्ट है वो कम होता है। तो मोर मैट्रिक्स लेस जो है, मोर फाइबर्स लेस मैट्रिक्स, दैट इज फाउंड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस में दो तरह के हैं, डेंस इर्रेगुलर एंड डेंस रेगुलर। देखिए डेंस इर्रेगुलर का मतलब इसमें जो फाइबर होंगे ना वो ऐसे किसी भी ओरिएंटेशन में अरेंज होंगे, सही से अरेंज नहीं होंगे तो डेंस इर्रेगुलर। और अगर ये रेगुलरली अरेंज होंगे इस तरह से बहुत बढ़िया तरीके से अगर अरेंज है तो ये डेंस क्या हो जाएगा? रेगुलर। इस तरह से डेंस रेगुलर। तो अभी के लिए आप डेंस इर्रेगुलर में एक एग्जांपल लिख लीजिए, दे आर फाउंड बीनीथ द स्किन। डेंस इर्रेगुलर दे आर फाउंड बीनीथ द स्किन। और डेंस रेगुलर में टेंडन, लिगामेंट, ये सब आते हैं जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आता है एरियुलर और एडिपोज। तो यहाँ हमने लिख रखा है, सबसे पहले इसमें हम एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस करते हैं। इसका डायग्राम बना रखा है जो एनसीईआरटी में बना है, उसी तरह बना है बिल्कुल। और इस डायग्राम से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए डायग्राम को सही से समझना जरूरी है। एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू को अगर आप देखिए तो इसमें ये प्रिंसिपल सेल है, इसको कहते हैं फिब्रोब्लास्ट। ब्लास्ट वर्ड जब भी जूलॉजी में कहीं आता है तो इसका मतलब वो कुछ बनाएगा, और फिब्रो का मतलब फाइबर्स, मगर ये फाइबर और मैट्रिक्स दोनों को बनाता है। इसका मतलब एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स भरा हुआ है, ये इसमें आप कह लीजिए दिस इज द मैट्रिक्स,
फिल्ड इन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये फाइबर्स हैं 3 तरह के। ये मैट्रिक्स और फाइबर दोनों को बनाने का काम कौन करता है? फिब्रोब्लास्ट। इसका मतलब फिब्रोब्लास्ट जो है ना, वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का प्रिंसिपल सेल हो गया। अगर पूछा जाए विच इज द प्रिंसिपल सेल ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, तो आप कहोगे फिब्रोब्लास्ट। अब ये फिब्रोब्लास्ट 3 तरह के फाइबर सीक्रेट करता है। पहला कोलेजन। कोलेजन फाइबर सबसे थिक होते हैं, मोटे होते हैं, थिकेस्ट होते हैं ये सारे फाइबर में, और ये पैरेलल बंडल में अरेंज होते हैं, और ये अनब्रांच्ड होते हैं। अनब्रांच्ड इसका मतलब इनमें ब्रांचिंग नहीं होती। तो कोलेजन फाइबर थिकेस्ट है, सबसे मोटे, पैरेलल बंडल में अरेंज होते हैं और अनब्रांच होते हैं, इसका मतलब इनमें ब्रांचिंग नहीं होती। ये जहां भी प्रेजेंट होते हैं वहां हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये मोटे हैं और पैरेलल बंडल में अरेंज हैं, तो जहां भी प्रेजेंट होंगे वहां बहुत मजबूती ये देंगे, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, आसानी से मुड़ेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, जहां पर कोलेजन फाइबर ज्यादा होगा। एक और बात, कोलेजन फाइबर इज व्हाइट इन कलर। ये व्हाइट कलर का होता है, जैसा कि हमने यहाँ बना रखा है सफेद कलर से। व्हाइट कलर अगर है तो कोलेजन फाइबर, और अगर येलो कलर का है तो इलास्टिक फाइबर। अब इलास्टिक फाइबर के बारे में बात करते हैं। तो इलास्टिक फाइबर को देखिए अगर आप, तो ये ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड, इसमें ब्रांचिंग निकली हुई है, ये देख रहे हैं आप, और ये थिनर देन कोलेजन है, इसका मतलब कोलेजन से थिन है। इसके अलावा ये हाई इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, एज द नेम इंडिकेट, इसमें बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी होती है, तो ये 150% तक खींच सकता है। मतलब अगर 100% लेंथ है तो उसका 50% और आप स्ट्रेच कर सकते हो, खींच सकते हो। आप सोचिए कितना ज्यादा इलास्टिक है, क्योंकि 100 का 150 हो जाता है ये, और वापस रिटर्न कर जाता है बिना टूटे, तो इसीलिए इसको इलास्टिक फाइबर कहते हैं। ये येलो इन कलर होता है, पीले कलर का आपको मिलेगा येलो इन कलर, और व्हाइट कौन होगा? कोलेजन। तो जहां व्हाइट फाइबर ज्यादा होंगे वहां मजबूती ज्यादा होगी, पर जहां पीला फाइबर होगा वहां इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, मुड़ेगा आसानी से वो, ठीक है। रेटिकुलर फाइबर की बात कीजिए तो ये थिनेस्ट होते हैं, थिनेस्ट सबसे पतले, और हाईली ब्रांच सबसे ज्यादा ब्रांच होते हैं रेटिकुलर फाइबर, और सबसे ज्यादा पतले होते हैं। ये असल में जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर की जगह को फिल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मास सेल है। मास सेल 3 तरह के सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं, हिस्टामीन, हेपेरिन एंड सेरोटोनिन। इसमें से हिस्टामीन वैसोडायलेटर का काम करता है। इसका मतलब जब ये रिलीज होता है तो ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, उनके डायमीटर को बढ़ा देता है, जिससे ब्लड की स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। अक्सर ऐसा इन्फ्लेमेशन में होता है, एलर्जी में होता है। इसका मतलब हिस्टामीन इज सीक्रेटेड ड्यूरिंग इन्फेक्शन और एलर्जी, एंड इट इज वैसोडायलेटर, मींस इट डायलेट्स ब्लड वेसल। वहीं पे सेरोटोनिन ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। जब ये रिलीज होता है तो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, डायमीटर कम कर देता है, तो ब्लड फ्लो की स्पीड बढ़ जाती है। तो दूसरी तरह से आप कह सकते हैं कि हिस्टामीन ब्लड फ्लो को घटाता है, बीपी को कम करता है, स्पीड को कम करता है। सेरोटोनिन ये ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, क्योंकि ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो वैसोडायलेटर, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, और ये क्या करता है? एलर्जी भी कॉज करता है, ठीक है। हेपेरिन ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, ये ब्लड हमारे वेसल्स के अंदर क्लॉट न कर जाए इस बात को इंश्योर करता है। तो मैं आशा करता हूँ आप मेरी बातों को सुन के लिख ले रहे हैं। अगर मैंने जल्दी बोल दिया हो तो आप उसे पॉज करके लिख सकते हो, क्योंकि इतना समय नहीं होगा कि मैं सारी चीजें आपको लिखा पाऊंगा। तो आप सुनिए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसको नोट कर लीजिए, जो मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा। पर मैक्सिमम चीजें मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, पर कुछ चीजें नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम, पर बोलूंगा हर चीज, बताऊंगा हर चीज। आप पॉज करके, रिमाइंड करके बार बार देख सकते हैं, जब तक जो है आपके पास समय है, जितना समय उसी हिसाब से आप धीरे धीरे भी देख सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं दोबारा चाहें। तो ये 3 चीजें मास सेल सीक्रेट करते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा सेल, कार्टव्हील सेल भी कहते हैं, क्योंकि बैलगाड़ी के पहिए की तरह ये देखने में होते हैं, इसीलिए कार्टव्हील सेल भी कहते हैं।
ये सीक्रेट करते हैं एंटीबॉडीज, ये सीक्रेट करते हैं एंटीबॉडीज। आप जानते हो एंटीबॉडीज आर आर्मी ऑफ प्रोटीन, ये बॉडी के डिफेंस में हेल्प करते हैं। तो दे आर सीक्रेटेड बाय प्लाज्मा सेल, जो आपको यहाँ एरियोलर टिश्यू में दिखाई देगी। इसके अलावा मैक्रोफेज, मैक्रोफेज जानते होंगे, फिर भी बता देता हूँ। इसका काम है फैगोसाइटोसिस। ये डेड जो सेल्स होती हैं या फॉरेन जो सेल्स आती हैं, फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, उनको एनगल्फ कर लेते हैं और डाइजेस्ट कर देते हैं। ये इनका काम है। बॉडी के इम्यून सिस्टम की इंपॉर्टेंट पार्ट है मैक्रोफेज। इसके अलावा आपको ब्लड वेसल्स भी यहाँ दिखाई देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट डायग्राम। मगर एरियोलर के बारे में और हम बात करें, लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू इन बॉडी। इसका मतलब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कनेक्टिव टिश्यू है ये, ठीक है। इसके अलावा इट बाइंड्स द ऑर्गन टुगेदर, इट फॉर्म्स पैकेजिंग बिटवीन द ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स को आपस में जोड़ के रखता है, प्लस उनके बीच की खाली जगह में भर जाता है ताकि ऑर्गन इधर से उधर शिफ्ट ना हो। कभी आपने नहीं सुना होगा कि ऑर्गन शिफ्ट हो गया, डॉक्टर के पास गया पेशेंट, डॉक्टर ने बताया कि अरे बड़ा बुरा हुआ, आपकी किडनी तो हार्ट के ऊपर आ गई है। तो शिफ्ट होकर हार्ट के ऊपर कभी नहीं आ सकती, कितना भी तेजी से गिर जाइए, बोन्स ब्रेक हो जाए, मगर ऐसा नहीं होता कि ऑर्गन्स इधर से उधर डिस्प्लेस हो गए, बाद में सही करना पड़ रहा है। वो इसीलिए क्योंकि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू उन ऑर्गन्स को उनकी जगह पे बाइंड करके रखता है, प्लस उनके बीच की खाली जगह में भर जाता है, पैकेजिंग भी बनाता है। इसीलिए मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू है कौन, एरियोलर। आगे ये स्किन के नीचे पाया जाता है और कुछ ऑर्गन्स के अराउंड भी। तो लिख लीजिए, इट इज फाउंड बिलो द स्किन और बीनीथ द स्किन, इट इज फाउंड बीनीथ द स्किन, अराउंड द ऑर्गन्स, इट फॉर्म्स पैकेजिंग बिटवीन द ऑर्गन्स। ये इसके काम होते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनता है डियर, सबसे अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू पूछता है तो एरियोलर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये डायग्राम और इसमें जितने तरह के फाइबर्स हैं, ये सब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम अब पढ़ लेते हैं इसमें एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एडिपोज को पढ़ लेते हैं। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। तो देखिए, जो एडिपोज टिश्यू है, अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, फैट फिल्ड सेल्स, उन्हें कहते हैं एडिपोसाइट्स। ये सब फैट फिल्ड सेल हैं क्योंकि इनके बीच में फैट पूरा भर जाता है। इस तरह से देखिए, फैट भर गया है बीचों बीच। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दैट इज पुश टू द पेरिफेरी। ये न्यूक्लियस है जो कि किनारों पर शिफ्ट हो गया है और बीच में ये फैट पूरा का पूरा डिपोजिशन हो गया, दिस इज फैट डिपोजिशन। और जो साइटोप्लाज्म है वो किनारे आ गया है एकदम, दिस वन इज द साइटोप्लाज्म, तो किनारे की तरफ आ गया है, तो दिस इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। इसके अलावा अलग अलग तरह के फाइबर्स तो इसमें होते ही हैं, अलग अलग तरह के फाइबर्स हैं, ये भी इसमें होते हैं, पर ये कम होते हैं फाइबर एज कंपेयर टू एरियोलर, क्योंकि एरियोलर में फाइबर ज्यादा थे, यहाँ पे ज्यादा होती हैं ये एडिपोसाइट्स। तो ये जो सेल्स हैं, दीज सेल्स आर नोन एज एडिपोसाइट्स। और इस तरह का अरेंजमेंट आपको वाइट फैट में मिलता है, वाइट फैट। और यहाँ पर फैट ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। You could say these are the fat droplets, fat droplets। और ये फैट ड्रॉपलेट्स साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड होते हैं। इस तरह का अगर मिले, जो हमने एक ही डायग्राम में बनाया, तो इसे हम कहते हैं ब्राउन फैट, ब्राउन फैट। मैं दोनों का भी डिस्कस करूंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मैंने व्हाइट और ब्राउन साथ में बना दिया ताकि एक ही डायग्राम में हमारा काम हो जाए। पहले हम जानते हैं कि क्या है एडिपोज टिश्यू। एक्चुअली एडिपोज टिश्यू में जो सबसे ज्यादा एबंडेंट चीज होती है वो होती है एडिपोसाइट्स। ये एडिपोसाइट्स, ये क्या काम करते हैं, इनका काम होता है फैट को स्टोर करना और उसको मेटाबोलाइज करना। मेटाबोलाइज का मतलब फैट बनाता भी है, फैट ब्रेक डाउन करके एनर्जी भी देता है और स्टोर भी करता है, ये इसका काम है।
और ये सबसे ज्यादा स्किन के नीचे होता है, बीनीथ द स्किन। इसके अलावा अराउंड द ऑर्गन्स भी होता है। तो पहली लाइन जो हम लिखना चाहते हैं क्या लिखेंगे हम कि एडिपोज टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स स्टोर एंड मेटाबोलाइज फैट्स, ये स्टोर करते हैं और मेटाबोलाइज करते हैं। दूसरा, दे आर फाउंड बीनीथ द स्किन एंड अराउंड द ऑर्गन्स। दे आर फाउंड बीनीथ द स्किन एंड अराउंड द ऑर्गन्स। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके लिए वो है इसका फंक्शन। फंक्शन क्या क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात कि ये फैट जो है वो एनर्जी स्टोर हाउस है। इसका मतलब कि ये एनर्जी को स्टोर करते हैं। पहला पॉइंट फंक्शन में हेडिंग डाल लीजिएगा, दे स्टोर एनर्जी। इनके अंदर एनर्जी रिजर्व आप कह सकते हो, दे आर एनर्जी रिजर्व। क्योंकि जब कोई आदमी भूखा रहता है, लॉन्ग फास्टिंग पे रहता है और उसका कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है, तो सेकंड नंबर पे यही फैट वो कंज्यूम करके जिंदा रहता है। अगर कहीं फैट भी खत्म हो जाए तो प्रोटीन को वो यूटिलाइज करता है और तब आदमी पतला होने लगता है और फाइनली डेथ हो जाती है। तो फर्स्ट नंबर पे कार्बोहाइड्रेट, सेकंड नंबर पे क्या? फैट्स। तो फैट अगर स्टोर करके रखा है किसी ने तो बहुत दिन बिना खाना खाए जिंदा रह सकता है, क्योंकि आपको बताया फंक्शन में एडिपोसाइट्स या एडिपोज टिश्यू का एनर्जी रिजर्व। दूसरा, दे आर प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, ये स्किन के नीचे हैं, तो एक तरह से इंसुलेट कर देते हैं हमारी स्किन को सराउंडिंग से और हीट लॉस को प्रिवेंट करते हैं। आप सोचिए बाहर बहुत ठंड हो तो हमारी बॉडी बाहर जितनी ठंडी नहीं हो जाती, अदरवाइज ह्यूमन बीइंग विल डाई। वी आर होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स का मतलब हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल एडिपोज टिश्यू का है, क्योंकि दे प्रिवेंट हीट लॉस। ये फैट की लेयर होती है, वो हीट लॉस को प्रिवेंट करके। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, दे आर प्रेजेंट बीनीथ द स्किन एंड दे प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी एंड दे प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। ये आई बॉल के अराउंड होते हैं, दे आर प्रेजेंट अराउंड द आई बॉल, अराउंड हार्ट, अराउंड किडनी एंड दे एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाए, बहुत तेजी से चोट लगे या कोई गाड़ी आकर उससे कोलाइड कर जाए, टकरा जाए, तो हड्डी वड्डी टूट जाती है, पर रेयरली आपने देखा होगा कि आई बॉल बाहर निकल के टहल रही है। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि फैट का कशन होता है जो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ऐसा भी नहीं होता कोई बहुत ऊपर से जंप कर जाए, बहुत प्रेशर पड़ जाए और हार्ट ऐसे नीचे की तरफ स्लिप हो जाए, किडनी ऐसे ऊपर की तरफ उछल के आ जाए, ये सब नहीं होता। क्योंकि हार्ट और किडनी के अराउंड भी ये फैट की लेयर है जो शॉक को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो ये बात हुई एडिपोज टिश्यू की। क्या क्या बताया? दे आर प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, दे प्रिवेंट हीट लॉस, दे आर एनर्जी रिजर्व एंड दे एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। अब बात करते हैं व्हाइट और ब्राउन फैट की। तो व्हाइट फैट में बताया कि बीच में फैट का ड्रॉपलेट होता है, फैट का डिपोजिशन होता है, जबकि ब्राउन फैट में फैट ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स्ड इन लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ब्राउन फैट के पास माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है एज कंपेयर टू व्हाइट फैट, और इसीलिए वो ज्यादा एनर्जी जनरेट करते हैं। कौन? ब्राउन फैट। Brown fat has more mitochondria as compared to white fat and they generate more energy. Why they are known as brown fat? Because they are brown in color. And they are brown in color due to iron containing cytochrome pigment. इनमें आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम पिगमेंट होता है ब्राउन फैट में, जिसकी वजह से उनका कलर ब्राउन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होने से वो ज्यादा एनर्जी देते हैं। तो ज्यादा एनर्जी ब्राउन फैट देता है, मगर हमारी बॉडी में ब्राउन फैट कम होता है, व्हाइट फैट ही सबसे ज्यादा होता है। हाँ, छोटे बच्चों में, न्यूबॉर्न में, चाहे वो ह्यूमन का न्यूबॉर्न हो, रैबिट का न्यूबॉर्न हो, उनमें ब्राउन फैट थोड़ा सा ज्यादा होता है हम लोगों के कंपैरिजन में। अगर हम बात करें एग्जैक्ट जो है फिगर की, तो 6% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ न्यूबॉर्न इज ब्राउन फैट। वो ब्राउन फैट होता है, ऊपर वाले ने ब्राउन फैट दिया है क्योंकि ज्यादा एनर्जी जनरेट कर सकता है बच्चा। यही कारण होती है कि बहुत ठंड में हम कांप रहे होते हैं और बच्चा मुस्कुरा रहा होता है। क्यों? ब्राउन फैट कम है क्या? क्योंकि हमें ब्राउन फैट कम होता है, उसे कम जो है ना ठंडी लगती है ब्राउन फैट की वजह से, विच जनरेट्स मोर एनर्जी। और फिर भी वो बच्चे बॉर्न होते हैं तो लोग उनको कंबल में, ब्लैंकेट में व्रैप कर लेते हैं, बेचारा रो रहा है। अब पेरेंट्स समझ ही नहीं पा रहा क्यों रो रहा है, पूरा तो हमने इसको कंबल से ढक रखा है, ठंड लग रही है क्या?
पता ही नहीं चलता है कि उसको गर्मी लग रही है, गर्मी भी लगती है बच्चों को, और ब्राउन फैट उसकी वजह होता है। ठीक है, तो आपने जाना व्हाइट फैट, ब्राउन फैट के बारे में, एडिपोज टिश्यू के बारे में। अब इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू हमें पढ़ना है, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद मस्कुलर और नर्वस टिश्यू भी हम पढ़ेंगे। ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर लेंगे बड़े आराम से। और उसके बाद हमें कॉकरोच पढ़ना है जो मेन है यहाँ पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना